नहीं सर, ये वाला लिगेंड भी बाइंडिंग एफिनिटी शो नहीं कर रहा रिसेप्टर के साथ। चलो कोई बात नहीं, दूसरा लिगेंड ट्राई कर लेते हैं। नहीं सर, इस लिगेंड की तो शेप ही अलग है। चलो कोई बात नहीं, कोई और लिगेंड ट्राई कर लेते हैं। कोई लिगेंड तो रिसेप्टर से जुड़ेगा, लाओ दूसरा दो। नहीं सर, ये भी नहीं जुड़ पा रहा, इसमें चार्ज ही अपोजिट है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिगेंड ट्राई करते हैं। नहीं सर, ये भी नहीं जुड़ पा रहा, इसमें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। अरे यार, कितने मॉलिक्यूल ट्राई कर चुके हो? सर हम सुबह से हजारों मॉलिक्यूल ट्राई कर चुके हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल, कोई एक लीगेंड, कोई एक लीड कंपाउंड, या फिर आप बोल लीजिए कोई एक ड्रग लाइक सब्सटेंस, लिगेंड बोल लीजिए, लीड कंपाउंड बोल लीजिए, मॉलिक्यूल बोल लीजिए, या ड्रग लाइक सब्सटेंस बोल लीजिए। हम सुबह से हजारों मॉलिक्यूल्स, हजारों लिगेंड, हजारों लीड कंपाउंड, हजारों ड्रग लाइक सब्सटेंस को ट्राई कर चुके हैं कि कोई एक तो हमारे रिसेप्टर से जुड़े। मतलब सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं, कोई एक तो हमारे रिसेप्टर से जुड़े, एक तो हमारे रिसेप्टर से जुड़े। रिसेप्टर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी ड्रग को, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी ड्रग को अपना एक्शन शो करना है, जैसे मान लीजिए ये ड्रग है, ये एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी हाइपोलिपिडेमिक है, कोई सी भी ये ड्रग है, अगर इसको अपना एक्शन शो करना है तो इसको रिसेप्टर के साथ अच्छे से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके रिसेप्टर जो है एक्टिवेट होगा और अपना एक्शन आगे आएगा ड्रग का। तो मतलब ड्रग को जुड़ना ही पड़ेगा। आप सुबह से हजारों मॉलिक्यूल ट्राई कर चुके हो। अरे हाँ सर, एक पेशेंट आया था। अच्छा, कहानी है क्या कुछ? चलो कहानी सुनाओ, कहानी सुन लेते हैं ना। ये मैं रखता हूँ रिसेप्टर और ये मैं रखता हूँ लिगेंड। पहले सुनेंगे कहानी। क्या कहानी है भाई? अरे सर, सुबह एक पेशेंट आया था। ठीक है, एक पेशेंट आया था। उसको ना सर कुछ बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा था। ठीक है, उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा था और सर उसे फीवर भी आ रहा था। ठीक है, मैं समझ गया कि सुबह आपके पास एक पेशेंट आया था। उस पेशेंट को कोई तो बीमारी हो रही थी, या तो बैक्टीरिया की वजह से, या वायरस की वजह से, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, उसकी वजह से उसको फीवर या इन्फ्लामेशन आ रहा था। हाँ सर, हमें भी यही लगा। फिर फिर सर हमने कोशिश करी कि हम पता लगाएं कि इस पेशेंट को ये फीवर जो है क्यों आ रहा है, ये इन्फ्लामेशन क्यों आ रहा है। तो सर हमें पता लगा कि एक प्रोटीन है, इस पेशेंट की बॉडी में एक प्रोटीन है। उस प्रोटीन में खराबी आने की वजह से इसको इन्फ्लामेशन भी हो रहा है और इसको फीवर भी हो रहा है। ठीक है, मुझे कहानी समझ में आ गई कि एक पेशेंट आपके पास आया, उस पेशेंट को इन्फ्लामेशन था, फीवर था। तो आपने सबसे पहले ये पता लगाया कि इसकी बॉडी में ऐसा क्या गड़बड़ बन रहा है, या इसकी बॉडी में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया है जिसकी वजह से इसको फीवर और इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो आपको पता लगा कि कोई एक प्रोटीन है जो कि एबनॉर्मल बनने लग गया। पहले नॉर्मल बनता था, पर बीमारी की वजह से एबनॉर्मल बनने लग गया। तो सबसे पहले आपने क्या करा? सबसे पहले आपने टारगेट को आइडेंटिफाई किया कि भैया कहाँ पर हमें अटैक करना है। पेशेंट में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से इसको फीवर और इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपने टारगेट को आइडेंटिफाई किया। क्या करा आपने? टारगेट को आइडेंटिफाई किया। वेरी गुड। हाँ सर, ये तो हमने कर लिया, टारगेट का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया। अब अब होता है सर टारगेट का वैलिडेशन, मतलब कि टारगेट को कंफर्म करना, वो भी हमने कर लिया। चलो ठीक है, आपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने टारगेट को वैलिडेट भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर लीड कंपाउंड देना है ना अब। हाँ हाँ, लीड कंपाउंड देना है। तो सर वही तो हम कर रहे हैं इतनी देर से। देखो ध्यान से सुनना सर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमें वो प्रोटीन का पता लग गया। दिस इज प्रोटीन। दिस इज प्रोटीन, हमें पता लग गया कि इस प्रोटीन की वजह से दिक्कत आ रही है, प्रोटीन जो है एबनॉर्मल बन रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं सर? अब हम लीड कंपाउंड देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखता है। किसकी तरह प्रॉपर्टी रखता है? ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखता है। अगर मैं आपको बोलूँ क्या कि लीड कंपाउंड ड्रग होता है? नहीं, लीड कंपाउंड ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखता है। बाद में इस लीड कंपाउंड में हम करते थे ऑप्टिमाइजेशन। क्या करते थे बच्चों? ऑप्टिमाइजेशन, जिससे ये ड्रग बनता था। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास हजारों मॉलिक्यूल्स थे। हमारे पास कैसे मॉलिक्यूल्स थे? हजारों मॉलिक्यूल्स थे। उन हजारों मॉलिक्यूल में हमने कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल देखा कि यार ये तो लीड कंपाउंड है, इसमें तो ड्रग की तरह प्रॉपर्टी है, चलो इसको जोड़ के देखते हैं। अगर वो सही से जुड़ भी रहा है ना रिसेप्टर से, तो वो ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखने वाले कंपाउंड का हम कर देते थे ऑप्टिमाइजेशन। मतलब उसमें जो भी ज़रूरतें लगती थी हमें, कि CS3 जोड़ दो, पोलैरिटी बढ़ जाएगी, है ना, ये बढ़ा दो, लिपोफिलिसिटी बढ़ा दो, ब्रांचिंग कर दो, तो जो भी हमें ज़रूरत लगती थी, ऑप्टिमाइजेशन लगता था, हम वो करते थे, फिर हम उसका ड्रग बनाते थे।
ठीक है सर। सर दिक्कत तो यही आ रही है ना कि हमारा जो लीड कंपाउंड है वो रिसेप्टर से जुड़ नहीं रहा। हमारा रिसेप्टर किसका है? प्रोटीन का। या तो आप बोल लीजिए प्रोटीन है या फिर हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है। क्या है ये? बायोलॉजिकल टारगेट। बायोलॉजिकल टारगेट एक ओवरऑल वर्ड है जहां पर प्रोटीन भी आ सकता है, कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई डीएनए आरएनए भी हो सकता है। ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बायोलॉजिकल टारगेट है वो है प्रोटीन, और ये प्रोटीन की एक्टिव साइट है। ये प्रोटीन की एक्टिव साइट है जहां पर ड्रग आके जुड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, आपके पास लीड कंपाउंड है? हाँ सर मेरे पास लीड कंपाउंड है जो कि जाकर जुड़ने वाला है। ठीक है। आपके पास रिसेप्टर है? हाँ सर मेरे पास रिसेप्टर भी है। क्या आपके पास रिसेप्टर का 3D स्ट्रक्चर है? नहीं सर मेरे पास तो रिसेप्टर का 3D स्ट्रक्चर है ही नहीं। अरे भाई, जब तुम्हारे पास रिसेप्टर का 3D स्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे लीड कंपाउंड को जोड़ोगे? जहां पे जुड़ने जा रहा है लीड कंपाउंड, ध्यान से सुनना, ये लीड कंपाउंड है, इसको जुड़ना है रिसेप्टर पे। तो जहां पर जुड़ने जा रहा है लीड कंपाउंड, वहां की नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना। रिसेप्टर की 3D स्ट्रक्चर तो हमें पता होनी चाहिए ना। तभी तो जाके हम लीड कंपाउंड को उस तरह से डिजाइन करेंगे कि वो वहां पे जुड़ जाए। तभी आपसे नहीं हो रहा। सुबह से आप ट्राई तो कर रहे हो पर आपके पास रिसेप्टर का 3D स्ट्रक्चर ही नहीं है। सर अब क्या करें? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, और क्या, मैं ही करवाऊंगा। चलो ठीक है सर, बताओ सर क्या करना है। देखो सबसे पहली बात तो ये सुनो कि ये जो आपका रिसेप्टर था, दिस इज योर रिसेप्टर, है ना, दिस इज योर रिसेप्टर, मतलब कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल था, ये बायोलॉजिकल टारगेट था आपका। यहाँ पर आपको जोड़ना था लीड कंपाउंड, दिस इज योर लीड कंपाउंड। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो बाइंडिंग हो रही है ना लीड कंपाउंड और रिसेप्टर की, इसको कहते हैं डॉकिंग। क्या कहते हैं? डॉकिंग। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक होती है। क्या होती है? कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक। टेक्निक। तो ये डॉकिंग प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? डॉकिंग प्रोसेस। मतलब कि जो भी आपका लीड कंपाउंड है उस लीड कंपाउंड को रिसेप्टर से जुड़वाना, दिस इज डॉकिंग। और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग। क्लियर हुआ? ठीक है सर, मैं ये तो क्लियर हो गया कि लीड कंपाउंड जब रिसेप्टर से जुड़ेगा तो इस प्रोसेस को डॉकिंग कह रहे हैं, और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, इसको इसलिए मॉलिक्यूलर डॉकिंग कह रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखो, आपके सिलेबस में दे रखी है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। क्या दे रखी है? मॉलिक्यूलर डॉकिंग। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले आपको दे रखा है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ठीक है। फिर इसमें भी अलग अलग तरह से डॉकिंग होती है। ये जो लीड कंपाउंड है, ये जो रिसेप्टर है, ये अलग अलग तरह से अपनी बाइंडिंग एफिनिटी शो करते हैं। कुछ होती है रिजिड, कुछ होती है फ्लेक्सिबल, कुछ होती है मैनुअल। और फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि इसी डॉकिंग के बेसिस पे हमें स्क्रीनिंग करनी है। फिर इसके बाद आपको दे रखा है जब आप स्क्रीनिंग कर लोगे तो इसी डॉकिंग के बेसिस पे आपको ड्रग बनाना है। ध्यान से सुनते जाना, अच्छे से समझते जाना, मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर कंसेप्ट समझ लिया तो ये कुछ भी नहीं है, सब ये यूं हो जाना है ना। तो सबसे पहले डॉकिंग की बात करें। डॉकिंग से आप क्या समझते हैं कि सर लीड कंपाउंड रिसेप्टर से आके जुड़ेगा। रिसेप्टर किसका? प्रोटीन का। ठीक है, यही आप समझते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको दे रखा है रिजिड डॉकिंग। क्या दे रखा है? रिजिड डॉकिंग। नाम से ध्यान से सुनना, नाम से समझो। रिजिड मतलब कि नॉन मूवेबल, एक फिक्स। रिजिड मतलब कि फिक्स। जैसे आपको मैं समझाता हूं, ये हमारा लीड कंपाउंड है। क्या है हमारा? लीड कंपाउंड। ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है रिसेप्टर। तो जब ये लीड कंपाउंड इस रिसेप्टर में आएगा, ये लीड कंपाउंड इस रिसेप्टर में आ रहा है, बाइंड हो गया। आपने देखा क्या ये लीड कंपाउंड इस तरह से कोई चेंज होके आ रहा? नहीं आ रहा। क्या ये रिसेप्टर इस तरह से कोई चेंज हो रहा? नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं ये लीड कंपाउंड भी फिक्स है, ये रिसेप्टर भी फिक्स है। तो लीड कंपाउंड और रिसेप्टर दोनों ही फिक्स है, दोनों ही रिजिड है, और ये बाइंडिंग हो गई। समझ रहे हो? मतलब कि यहाँ पर लीड कंपाउंड भी और सामने वाला प्रोटीन का रिसेप्टर भी, प्रोटीन भी, दोनों ही चीज क्या होती है? रिजिड होती है, फिक्स होती है, स्टेबल होती है। तो उस तरह की डॉकिंग को कहते हैं रिजिड डॉकिंग। अब दूसरी आपको दे रखी है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब आप समझिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ फ्लेक्सिबल। एक सेकेंड। हाँ, ओके ओके ओके। अब मान लीजिए ये कुछ इस तरह से टर्न हो रखा है। ठीक है, ये जो है इस तरह से टर्न हो रखा है। तो पहले ये क्या करेगा? ये जो प्रोटीन का रिसेप्टर है, प्रोटीन है ये, है ना, ये प्रोटीन अपने आप को सही करेगा, एडजस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड अच्छे से बाइंड हो सके। और लिगेंड भी क्या करेगा? अपने आप को एडजस्ट करेगा। एडजस्टमेंट चलता है यहाँ पे, एडजस्टमेंट कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और अच्छे से बाइंड हो जाता है। ये एडजस्टमेंट है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कि दोनों ही मूवेबल है, दोनों ही मूवेबल है।
लिगेंड भी उस तरह से बाइंडिंग करेगा कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, रिसेप्टर भी चाहेगा कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो रिसेप्टर का मूवेबल पार्ट, ध्यान से सुनना, प्रोटीन का जो रिसेप्टर है उसका मूवेबल पार्ट और लिगेंड का मूवेबल पार्ट जब आपस में टकराते हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, ये कोशिश कर रहे हैं और ये हो गई बाइंडिंग, ये हो गई बाइंडिंग। तो ये कोशिश करते हैं। जबकि हमने देखा रिजिड डॉकिंग, वहां पे कोई चांस नहीं है, वहां पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो तो एकदम एज इट इज है। उसमें तो एकदम सही होना चाहिए आपका लिगेंड, तभी बाइंड हो पाएगा। पर फ्लेक्सिबिलिटी में बाइंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो एडजस्टेबल होता है कि हाँ मैं तो एडजस्ट कर लूंगा, जैसे ना तैसे मैं तो अंदर चला जाऊंगा, मैं तो बाइंडिंग कर लूंगा, मैं तो रिसेप्टर से जुड़ जाऊंगा। क्लियर। फिर होती है मैनुअल डॉकिंग। मैनुअल डॉकिंग क्या होती है भाई, वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक बात और सुन लो कि ये जो रिजिड है और ये जो फ्लेक्सिबल डॉकिंग है, ये ऐसा नहीं हम हाथों से कर रहे हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड है। कैसी है? कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक से। पर जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, है ना, जब कंप्यूटर से हम ये सब नहीं कर सकते थे, डॉकिंग वगैरह में नहीं आती थी, तो उस टाइम मैनुअल डॉकिंग करते थे। क्या करते थे? मैनुअल डॉकिंग। मैनुअल डॉकिंग का मतलब है कि मैं खुद ही ट्राई कर रहा हूँ फॉइल पेपर वगैरह से, मैं खुद ही रिसेप्टर का इमेजिन कर रहा हूँ किस तरह से रिसेप्टर होगा, इस तरह से लीड कंपाउंड आएगा, मतलब मेरे हाथों के द्वारा, कोई कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा, मेरे दिमाग के द्वारा, है ना, मैनुअल डॉकिंग हो रही है हमारे द्वारा, इंसानों के द्वारा जो डॉकिंग करी जाती थी पहले, पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तो उसे कहते थे मैनुअल डॉकिंग। क्लियर। डॉकिंग का मतलब एक ही है कि भैया जो आपका लीड कंपाउंड है वो टारगेट से आके जुड़ेगा, बायोलॉजिकल टारगेट से, प्रोटीन से, रिसेप्टर से आके जुड़ेगा आपका लीड कंपाउंड, उसे कहते हैं डॉकिंग। पर डॉकिंग अलग अलग तरह से, एक रिजिड डॉकिंग जहां पर लीड कंपाउंड और प्रोटीन जो है फिक्स रहते हैं, एक हो गया फ्लेक्सिबल जहां पर दोनों हल्के हल्के एडजस्टेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं, एक हो गई मैनुअल डॉकिंग जहां पर मैनुअली, जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था हमें मैनुअली डॉकिंग करनी पड़ती थी, उसे कहते हैं मैनुअल डॉकिंग। फिर आता है डॉकिंग बेस्ड स्क्रीनिंग। इसका मतलब होता है डॉकिंग के बेसिस पे स्क्रीनिंग करना। जैसे मान लीजिए हजारों मॉलिक्यूल है, हजारों 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 लाखों मॉलिक्यूल है जो कि आपको मिले हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से, मतलब कि नेचुरल सोर्सेस से। तो आपके पास हजारों मॉलिक्यूल्स है, हजारों मॉलिक्यूल्स वो आपको मिले हैं नेचुरल सोर्सेज से, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से, हजारों मॉलिक्यूल मिले हैं। और आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ड्रग बनने लायक है, कौन सा पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट है ना, यहाँ पर कौन सा लीड कंपाउंड है। तो आप कैसे देखेंगे? आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा अच्छे से रिसेप्टर से जुड़ पाएगा। तो आपको पता लगेगा कि एक दो मॉलिक्यूल ही ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर से जुड़ पाएंगे, और वही मॉलिक्यूल्स जो है आपके पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट कहलाते हैं, या फिर आपके लीड कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर। या फिर एक और नाम से जाना जाता है हिट, हिट मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि प्रॉमिस इफेक्ट देते हैं कि हाँ मैं रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ूंगा और अच्छा एक्शन दूंगा। क्लियर हुआ। तो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने डॉकिंग के बेसिस पे, डॉकिंग मतलब आपने ये देखा कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे रिसेप्टर से अच्छे से जुड़ जाएगा, वही आगे बढ़ने लायक है। तो आपने यहाँ पर डॉकिंग के बेसिस पे स्क्रीनिंग करी, मतलब कि आपने छाना, इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे उसमें से आपने छाना कि हाँ बेस्ट वाला कौन सा है। किस बेसिस पे छाना? डॉकिंग के बेसिस पे, कि कौन सा अच्छे से रिसेप्टर से जुड़ेगा। उसके बाद है डी नोवो ड्रग डिजाइन, और ये हम यूनिट 2 में भी पढ़ चुके हैं, यूनिट 3 में भी पढ़ चुके हैं। डी नोवो ड्रग डिजाइन का मतलब होता है कि स्क्रैच से डिजाइन करना, मतलब बिल्कुल शुरुआत से। जैसे मान लीजिए कोई बंदा आया, उसको कोई एकदम बिल्कुल नई बीमारी है, जैसे अभी कोरोना चला था बहुत टाइम पहले, एकदम नया था वो, है ना, कोरोना वायरस, कोरोना हो गया था, एकदम नया था वो। तो उसके लिए हमने क्या करा, डी नोवो ड्रग डिजाइन करी, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल नई शुरुआत से, नए सिरे से हमने स्टार्ट किया। क्लियर। तो उसे कहते हैं डी नोवो ड्रग डिजाइन। और वो भी किस बेसिस पे हमने किया? डॉकिंग के बेसिस पे, कि अलग अलग मॉलिक्यूल हमारे पास थे, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमारी प्रोटीन से या हमारे एंजाइम से अच्छे से जुड़ सकता है। तो ये भी हमने डॉकिंग के बेसिस पे किया। ठीक है, तो डॉकिंग के बेसिस पे हम डी नोवो ड्रग डिजाइन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डॉकिंग से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर ये सब आप पहले ही कवर कर चुके हैं, जैसे कि क्यू एस ए आर, है ना, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ क्यू एस ए आर वर्सेस क्यू एस ए आर, फिजिको केमिकल पैरामीटर, है ना, हैंसेक एनालिसिस या हैंक एनालिसिस। फिर अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? विल्सन वाला, विल्सन एनालिसिस पढ़नी है। फिर आपको बताना है कि ये जो हैंसेक है या फिर हैंक बोल लीजिए, हैंक एनालिसिस है, और ये जो विंसल एनालिसिस है, ये आपस में रिलेशनशिप कैसे शो करती है। मतलब कि जो ये एच हैंक एनालिसिस है और ये आपका जो विल्सन एनालिसिस है,
ये आपस में कैसे रिलेशनशिप शो करती है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है मॉलिक्यूलर डॉकिंग, रिजिड डॉकिंग, फ्लेक्सिबल डॉकिंग, मैनुअल डॉकिंग, डॉकिंग बेस्ड स्क्रीनिंग, डी नोवो ड्रग डिजाइन। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारा विल्सन एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? विल्सन एनालिसिस क्या होता है, फिर ये विल्सन एनालिसिस हैंक एनालिसिस से कैसे रिलेशनशिप शो करता है। बाकी ये सारा आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो मैं प्लेलिस्ट में लेक्चर अटैच कर दूंगा, इसके वीडियो के साथ नहीं जोड़ूंगा वरना वीडियो और बड़ी हो जाएगी। और अगर मुझे लगता है कि वीडियो छोटी है ना, 20-30 मिनट में जोड़ सकते हैं तो जोड़ दूंगा, पता लग ही जाएगा अभी आपको। चलिए आगे बढ़े, स्टार्ट करें। यूनिट 4 वन शॉट लेक्चर। चलो भाई, हाउस द जोश, क्या कह रहे हो सर? जोश ठीक है ना भाई? चलो देखो, मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, क्योंकि सिर्फ मैनुअल था, मैनुअल में कंप्यूटर यूज नहीं लेते थे। बाकी मॉलिक्यूलर में जो रिजिड है और जो फ्लेक्सिबल है ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड ही है। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग की अगर बात करें तो इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक। विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा जो लिगेंड है जो कि जुड़ने वाला है, मतलब वापस बता देता हूं, ये जो हमारा लिगेंड है जो कि आगे जाके रिसेप्टर से जुड़ने वाला है, इस लिगेंड का ओरिएंटेशन कैसा होगा, मतलब किसका अरेंजमेंट कैसा होगा, और इस लिगेंड की बाइंडिंग अफिनिटी कैसे होगी। तो अगर मुझे लिगेंड का ओरिएंटेशन पता करना है या फिर मुझे लिगेंड की बाइंडिंग अफिनिटी पता करनी है कि ये लिगेंड कितने अच्छे से बाइंड होगा रिसेप्टर से, ये दोनों ही चीजें पता होगी विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग। सो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग वी प्रिडिक्ट कि हाउ लिगेंड बाइंड अफिनिटी, है ना, विद द टुवर्ड द रिसेप्टर, एंड उसका ओरिएंटेशन कैसा है। क्लियर? उसके बाद आपको भी पता है कि किसी भी लिगेंड को अपना काम करना है, किसी भी ड्रग को अपना काम करना है, किसी भी लीड कंपाउंड को या हिट कंपाउंड को अपना काम करना है तो उसको रिसेप्टर से जुड़ना ही पड़ेगा, बायोलॉजिकल टारगेट से जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, डीएनए हो गया, इनसे जाके जुड़ना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से बाइंडिंग शो हो रही है ना। The main goal is to find best fit between biological target and ligand। ये जो भी डॉकिंग हम कर रहे हैं, ये जो भी मॉलिक्यूलर डॉकिंग हम कर रहे हैं, इसका एक ही टारगेट है कि हम रिसेप्टर से एक ऐसे लिगेंड को जोड़ दे जो कि बहुत ही बेस्ट तरीके से जुड़े। मान लीजिए हमारे पास हजारों लिगेंड है, उसमें से कोई 80% जुड़ पा रहा, कोई 60% जुड़ पा रहा, कोई 40% जुड़ पा रहा, ऐसे करते करते हम हटाते रहेंगे। बाद में पता लगा अच्छा 95, लाओ भाई लाओ 99, हटाओ इसको, 99 जुड़ पा रहा है। 100%, क्या बात है, हटाओ इसको भी, 100% जुड़ पा रहा है। तो हमारा यही काम है, हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो हजारों मोलिक्यूल है उसमें से कोई ऐसा मोलिक्यूल मिले जो कि बेस्ट अफिनिटी शो करे, बेस्ट बाइंडिंग शो करे, बेस्ट एक्शन शो करे। जस्ट लाइक लॉक एंड की, जस्ट लाइक लॉक एंड की। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट, ये पूरा पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको लिखा है कि डॉकिंग जो होती है, और वी कैन से मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो होती है, वो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन के बेसिस पे हम यहाँ पर करते हैं। तो ये जो डॉकिंग होता है किस पे बेस्ड होता है? मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन पे। मतलब कि हम देखते हैं प्रोटीन को या एंजाइम को या रिसेप्टर को। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, ये मेरा लीड कंपाउंड है, इसे जाके जुड़ना है रिसेप्टर से। किससे जुड़ना है? रिसेप्टर से, या फिर आपका बायोलॉजिकल टारगेट, या फिर आपका प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए, इससे जुड़ना है। किसको जुड़ना है? लिगेंड को। किससे जुड़ना है? बायोलॉजिकल टारगेट से जुड़ना है। तो हम बायोलॉजिकल टारगेट की स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल टारगेट की स्टडी करते हैं कि भाई इसकी 3D स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें बाइंडिंग साइट कहाँ पर है। तो आपको पता लगा कि यहाँ पे बाइंडिंग साइट है ना, यहाँ पर और भी बाइंडिंग साइट है, वहां से नहीं जोड़ना है, उस वाली बाइंडिंग साइट से जोड़ना है जिससे वाकई में जुड़ के काम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं, एंजाइम की स्टडी कर रहे हैं, उनकी 3D स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। और आपको ये तो पता ही है कि मान लीजिए कोई भी प्रोटीन है, हमें पता लग गया कि ये प्रोटीन है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो वो तो हो गया टारगेट आइडेंटिफिकेशन। फिर उस प्रोटीन का अगर मुझे 3D स्ट्रक्चर बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, आप 3D स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी बायोलॉजिकल टारगेट का। और वो करना बेहद जरूरी है क्योंकि आपको आपके लीड कंपाउंड को जोड़ना है बायोलॉजिकल टारगेट से। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। मतलब कि आपको सामने वाले का पूरा पता होना चाहिए कि उसकी शेप क्या है, चार्ज क्या है, उसमें केमिकल कंपेटिबिलिटी होगी नहीं होगी। ठीक है, मीन्स हाउ मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज ईच अदर। ये जो लिगेंड है
ये जो हमारा रिसेप्टर है ये आपस में एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इनका चार्ज क्या है, शेप क्या है, क्या ये दोनों केमिकली कंपैटिबल है, आपस में बनती नहीं बनती इनकी, ये सब हमें चेक करना पड़ेगा ताकि हम एक बेस्ट फिट ढूंढ सके, जस्ट लाइक लॉक एंड की। क्लियर हो आपको, जस्ट लाइक लॉक एंड की। चलिए, मॉलिक्यूलर डॉकिंग बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, आगे चलें। रिमोट कहाँ पर रखा मैंने, वहां पर रखा हुआ है, रिसेप्टर के साथ रिमोट रख दिया। चलिए, अब देखिए दो तरह से डॉकिंग दिखा रखी है, लॉक एंड की मॉडल, जहाँ पर इसको आप रिजिड भी कह सकते हैं। रिजिड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि ना तो भैया बायोलॉजिकल टारगेट मूवेबल है, ना आपके लिगेंड मूवेबल है। यहाँ पे लिखा भी है द बाइंडिंग साइट ऑफ द प्रोटीन इज रिजिड, ठीक है, जहाँ पर बाइंड होने वाला है ना ये भी रिजिड है, और जो बाइंड होने वाला है वो भी रिजिड है। मतलब कि आपका जो लिगेंड है और जो आपकी बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग टारगेट है आपका, वो दोनों ही रिजिड होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द बाइंडिंग साइट ऑफ द प्रोटीन इज रिजिड, इट इज जस्ट लाइक अ फिक्स्ड लॉक। एंड जो भी लिगेंड होगा, मतलब कि जो भी की होगी, उसके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप होनी चाहिए। अब इसको ध्यान से सुनना, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिगेंड है, उस लिगेंड में बेस पेयरिंग है, बेस पेयरिंग है ए टी जी सी। ध्यान से सुनना, मेरे पास एक लिगेंड था, वो लिगेंड को कहाँ पे जुड़ना है, रिसेप्टर से जुड़ना है, ठीक है। तो लिगेंड में बेस पेयरिंग है ए टी जी सी। अब रिसेप्टर है, रिसेप्टर में बेस पेयरिंग कैसे होनी चाहिए, टी ए सी जी, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आप देखो ए से टी जुड़ेगा, जुड़ गया साहब, टी से ए जुड़ेगा, जुड़ गया साहब, जी से सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, जुड़ गया साहब, टी से जी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया। मतलब कि आप देख सकते हैं लिगेंड और रिसेप्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे मैंने इसको आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दोनों की शेप कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो मेथड है लॉक इन की मेथड है ना, ये जो मेथड है रिजिड मेथड, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो लिगेंड में शेप में चेंज होगा, ना रिसेप्टर में शेप में चेंज होगा। तो इन दोनों का जो एक ही बार संबंध बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री संबंध बनेगा। कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, तो द लिगेंड मस्ट हैव द एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप टू फिट परफेक्टली। लिगेंड मस्ट हैव एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप। आप देखो सपोज दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स, ये जो डिजाइन में दिख रही है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री शेप, है ना। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स है ना, ये इसमें भी इस तरह से डिजाइन होगी तभी जाके ये इससे अच्छे से फिट हो पाया। ये देखो फिट हो गया। तो द लिगेंड मस्ट हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप टू फिट परफेक्टली, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग, आपको मैंने पढ़ाया था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री यूनिट 5 एंजाइम्स में, कि भाई एंजाइम जो है सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से जुड़ेगा, ठीक है। देखो सबस्ट्रेट फिट विदाउट अल्टरिंग एंजाइम शेप, यहाँ पर ही सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर फिट हुआ एंजाइम से, किससे फिट हुआ, एंजाइम से। अब क्या, सबस्ट्रेट मतलब कि लीड कंपाउंड, मतलब कि ड्रग लाइक सब्सटेंस जब भी आपके एंजाइम से जुड़ेगा तो क्या ये इसकी शेप चेंज कर देना चाहिए, क्या नहीं, एंजाइम की शेप वैसे ही रहनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए एंजाइम है, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट, तो जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम से आके जुड़ेगा तो एंजाइम की शेप तो वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये रिजिड है, क्योंकि ये रिजिड है, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेशन में भी यही दिक्कत है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री शेप होना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री शेप नहीं हुई तो फिर बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये लिमिटेशन है बहुत बड़ी, कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती तो बढ़िया आता ना यार, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। पर ये तो कहता है कि मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगा, मेरे लिए तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। तो फिर ये उसकी कमी है, लिमिटेशन है कि भाई ये तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट्री शेप चाहिए पूरा। क्लियर हुआ, चाहे लिगेंड हो चाहे प्रोटीन हो, दोनों ही रिजिड है यहाँ पे तो। फिर उसके बाद आपको दे रखी है इंड्यूस फिट, इंड्यूस फिट को आप बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल, है ना, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल डॉकिंग है ये। तो इंड्यूस फिट का मतलब होता है कैसे ना कैसे फिट करना है ना। ये दिया था आपको डैनियल ने, डैनियल कोसलन 1958 में। और द बाइंडिंग साइट वो भी फ्लेक्सिबल होती है, लिगेंड भी आपका फ्लेक्सिबल होता है, और इस वजह से यहाँ पर स्ट्रोंगर और मोर स्टेबल बाइंडिंग होती है। आप देखिए दिस इज बाइंडिंग साइट, है ना, दिस इज रिसेप्टर। अब यहाँ पर कौन जाके जुड़ेगा, यहाँ पर आपका जुड़ेगा लिगेंड आके।
तो ये जो लिगेंड है ये भी फ्लेक्सिबल है, ये जो रिसेप्टर है, ये जो बाइंडिंग साइट है, ये भी फ्लेक्सिबल है। एडजस्ट करके बहुत अच्छे से जुड़ गया। आप देखो बहुत अच्छे से जुड़ गया, ये बिल्कुल अच्छे से जुड़ गया है ना, ये देखो अच्छे से मूवेबल है। तो ये कब पॉसिबल हो पाया? जब आपका लिगेंड भी मूवेबल हो, जब आपका जो बाइंडिंग साइट है, जो आपका बायोलॉजिकल टारगेट है, बायोलॉजिकल टारगेट में जो बाइंडिंग साइट है वो भी एडजस्टेबल हो, वो जो भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो। तो ये भी फ्लेक्सिबल है, इसकी बाइंडिंग साइट भी फ्लेक्सिबल है। तो आपस में देखो ये आराम आराम से धीरे धीरे एडजस्ट करके 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 ये फिक्स हो गए। तो यहाँ पर ये बहुत फायदे वाली बात है। फायदे वाली बात क्या है कि ये दोनों एडजस्टेबल है, और एडजस्टेबल है इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा, है ना। और इसका फायदा भी यही है कि ये मोर रियलिस्टिक है। मतलब कि जो आपका लिगेंड होता है रियल लाइफ में, जो आपका लिगेंड होता है और जो आपका प्रोटीन होता है, मतलब कि बायोलॉजिकल टारगेट, ये दोनों ही फ्लेक्सिबल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं ये? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब कि दोनों ही मूवमेंट शो करेंगे, दोनों ही थोड़ा थोड़ा चेंज शो करेंगे, तो ये मोर रियलिस्टिक है, मतलब कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। और इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये दोनों अपने आप को एडजस्ट करते हैं ताकि प्रोटीन से या फिर बायोलॉजिकल टारगेट से हमारा जो लिगेंड है वो अच्छे से जाके बाइंड हो जाए। क्लियर? तो ये दो तरह की फिटिंग आपको देखनी है, आगे इसको डिटेल में दे रखा है। देखो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बारे में बता रखा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो भी आपका बायोलॉजिकल टारगेट है उस बायोलॉजिकल टारगेट का आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कराओ या एनएमआर कराओ, उससे आपको 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा बायोलॉजिकल टारगेट का। जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। और इसका 3D स्ट्रक्चर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए ये प्रोटीन है, इसका 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर बाइंडिंग साइट है, कहाँ कहाँ पर बाइंडिंग साइट है, और वो बाइंडिंग साइट किस तरह की है। मान लीजिए कोई बाइंडिंग साइट तो इस तरह से हो कि यहाँ पर इस तरह का मॉलिक्यूल जुड़े, कोई बाइंडिंग साइट इस तरह से हो तो वहाँ पर इस तरह का मॉलिक्यूल जुड़े। तो आपको पता लग जाएगा कि बाइंडिंग साइट कैसी है, उस हिसाब से आप अपने लीड कंपाउंड को तैयार कर सकते हो कि भाई वहाँ पर जा रहा है तो इस तरह से जुड़ना है, वहाँ पर जा रहा है तेरे को इस तरह से जुड़ना है। ठीक है। तो आपके पास आपके बायोलॉजिकल टारगेट का 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए, और 3D स्ट्रक्चर मिलेगा एनएमआर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपको लीड कंपाउंड को किस तरह से मॉडिफाई करना है ताकि वो बायोलॉजिकल टारगेट से जुड़ सके। क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद आपको जो लिगेंड दिखा रखा है ना ऊपर, इस लिगेंड का भी आप 3D स्ट्रक्चर बना लो। क्या कर लो? 3D स्ट्रक्चर डिजाइन कर लो। ये लिगेंड जो आपको दिख रहा है इसका भी आपने 3D कन्फर्मर बना लिया, 3D स्ट्रक्चर बना लिया। फिर आप इस पे प्रॉपर चार्जेस वगैरह अरेंज कर दो। जैसे मान लीजिए लिगेंड है, लिगेंड को यहाँ पे आके जुड़ना है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है तो इस पे आप पॉजिटिव लगा दो। तो मतलब लिगेंड की भी 3D स्ट्रक्चर पता कर लो, 3D स्ट्रक्चर डिजाइन कर लो, उस पे चार्जेस वगैरह इस तरह से लगा दो कि जब कभी भी वो बायोलॉजिकल टारगेट पे जाके जुड़ने की कोशिश करे वो जुड़ जाए बहुत अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे से जुड़ जाए। और लिगेंड को ऑप्टिमाइज कर दो, और ऑप्टिमाइज करने के बाद वो ड्रग लाइक प्रॉपर्टी रखेगा, मतलब कि पूरी तरह से ड्रग बन जाएगा। ठीक है। ये स्टेप्स है जो कि आपको दे रखे हैं, टारगेट प्रिपरेशन, लिगेंड प्रिपरेशन, डॉकिंग वगैरह। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका बायोलॉजिकल टारगेट था, और इस बायोलॉजिकल टारगेट से आपका लीड कंपाउंड, एलसी मतलब लीड कंपाउंड, आके जुड़ा, तो हम क्या चेक करेंगे? क्योंकि हमें तो चेक करना पड़ेगा कि बाइंडिंग अच्छी हुई नहीं हुई। मान लीजिए 4-5 मॉलिक्यूल है, इस तरह से 4-5 मॉलिक्यूल है, सब कहते हैं कि हम बाइंडिंग कर लेंगे, सब कहते हैं कि हम बाइंडिंग कर लेंगे, सब जोश में है, सब कह रहे हैं कि हम बाइंडिंग कर लेंगे, हम बाइंडिंग कर लेंगे। हमारे पास हजारों मॉलिक्यूल थे, हजारों मॉलिक्यूल में से हमें 5 मॉलिक्यूल ऐसे मिल गए जो कि यार हिट कंपाउंड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि हमारे बायोलॉजिकल टारगेट से जुड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन सा अच्छे से जुड़ सकता है। तो हम किस बेसिस पे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे कि जो आपका लिगेंड है और जो आपका बायोलॉजिकल टारगेट है, बायोलॉजिकल टारगेट का जो एक्टिव साइट है उससे हमारा जो लिगेंड है वो कितने अच्छे से जुड़ पा रहा है, कितनी अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है, कितना अच्छे से वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो कर पा रहा है, कितने अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, क्या वहां पर वंडरवॉल इंटरेक्शन है या नहीं। ठीक है, स्टेरिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगर मैं बोलूं कि ये वाला लीड कंपाउंड सिर्फ 20% ही जुड़ पा रहा है, ये वाला 40%, ये वाला 60%, ये वाला 80%, ये वाला 90%, और ये वाला 98%,
ये सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद ये हमें पता लगा कि हमारे पास जो लीड कंपाउंड थे, जो लीड कंपाउंड बनने लायक हैं, उसकी जो ये पैरामीटर की बेसिस पे जब हमने देखा कि कौन सा हमारे बायोलॉजिकल टारगेट से अच्छा जुड़ेगा, कौन कौन से पैरामीटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, वंडरवॉल इंटरेक्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस या कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस बेसिस पे जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि हमारे जो भी लिगेंड्स थे उसमें से कोई एक लिगेंड ऐसा है जो 98% पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, तभी इसका अच्छे से स्कोर बनेगा। क्या बनेगा? स्कोर फॉर्मेशन होगा। अब एक बात बताइए, ये सिर्फ 20% जुड़ने की ताकत रखता है, तो क्या ये अच्छा स्कोर करेगा? ऐसे समझिए, कोई बैट्समैन आया, उस बैट्समैन की मेंटल पावर या उस बैट्समैन का जो मोटिवेशन है, मतलब कि जब क्रिकेट का गेम खेलते हैं हम तो उसमें परफेक्ट टाइमिंग आती है, अगर मैं परफेक्ट टाइमिंग पे शॉट मारूं तो 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिर्फ 20% कॉन्फिडेंस है। क्या ही बाइंडिंग करेगा, क्या ही स्कोर करेगा? नहीं कर पाएगा। 40% थोड़ा बहुत बेटर कर लेगा पर अच्छा थोड़ी ना कर पाएगा, और बेटर कर लेगा पर अच्छा, और बेटर कर लेगा पर इससे भी अच्छा करने वाला है। तो सबसे अच्छा स्कोर किसका होगा? जो सबसे अच्छी बाइंडिंग शो करेगा उसी का स्कोर सबसे ज्यादा होगा। तो लिगेंड्स को रैंकिंग किया जाता है उसकी बाइंडिंग स्कोर पे कि कौन कितना अच्छा बाइंड कर सकता है, और बाइंडिंग स्कोर में भी वही आगे रहेगा जो इंटरेक्शन में सबसे आगे है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो इसी वाले को फिर हम क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे और ड्रग का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी। अब इसकी एप्लीकेशन आपको दे रखी है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो डॉकिंग कहाँ पे काम आ रही है? ड्रग की डिस्कवरी में काम आ रही है। आप देख सकते हैं ड्रग की डिस्कवरी में, ड्रग के डेवलपमेंट में, लीड के ऑप्टिमाइजेशन में, रेशनल ड्रग डिजाइन में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना रेशनल ड्रग डिजाइन, उसमें काम आ रही है। एंजाइम सबस्ट्रेट को भी बाइंड किया था हमने, तो उसकी स्टडीज में भी काम आ रही है। प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन कैसे हो रहा? प्रोटीन प्रोटीन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, प्रोटीन प्रोटीन मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसे हो रहा उसकी स्टडी में। प्रोटीन का डीएनए से इंटरेक्शन कैसे हो रहा उसकी स्टडी में। प्रोटीन का आरएनए से कैसे इंटरेक्शन हो रहा उसकी स्टडी में भी आपको काम आता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट, लीड ऑप्टिमाइजेशन, रेशनल ड्रग डिजाइन, एंजाइम सबस्ट्रेट स्टडी, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी, प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन स्टडी एंड प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन स्टडीज, यहाँ पर सभी जगह मॉलिक्यूलर डॉकिंग काम आती है। एडवांटेज की बात करें, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग। कैसा होता है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे अगर मैं आपको बालू बालू नहीं बोलूं, क्या होता है यार कभी कभी हो जाता है ना स्लिप ऑफ टंग। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, हाँ मैं आपको बोलता हूँ, एक होती है मैनुअल डॉकिंग और एक है आपकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग। में दो तरह की डॉकिंग, एक हो गई रिजिड डॉकिंग, एक हो गई फ्लेक्सिबल डॉकिंग। ध्यान से सुनना, बोलूं, हाँ बोलूं, ठीक है। मेरे पास डॉकिंग हो रही है, डॉकिंग मेरे पास कितने तरह से दिखाई? मॉलिक्यूलर लेवल पे जो डॉकिंग हो रही है उसमें रिजिड डॉकिंग और फ्लेक्सिबल डॉकिंग को मैंने एक तरफ कर दिया। ये भी हो तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ही रही है, पर ये मैनुअल वाली है। कैसी है? मैनुअल वाली। तो यहाँ पर कंप्यूटर नहीं था। यहाँ पर कंप्यूटर था क्या? मैनुअल में कंप्यूटर नहीं था, तो इंसानों को एक एक ट्राई करना पड़ रहा था। नहीं जुड़ा, चलो हटाओ, दूसरा लाओ, नहीं जुड़ा, चलो हटाओ। इंसानों को ट्राई करना पड़ रहा। परेशान हो गया आदमी यार, एक मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल, 100 मोलिक्यूल, हजारों मोलिक्यूल ट्राई करेगा क्या? तो मैनुअल डॉकिंग में समय बहुत ज्यादा लग जाता है। पर वहीं जो आपकी रिजिड है और जो आपकी फ्लेक्सिबल डॉकिंग है, ये तो कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर में हजारों मोलिक्यूल हमने डाल दिए, किस तरह की शेप के होंगे, वो अगर जुड़ गए तो बढ़िया है, नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, हमें कौन सा समय लग रहा है। हमने तो बस क्लिक कर दिया कि भाई ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिसेप्टर से जुड़ने चाहिए, इनमें से कौन सी बाइंडिंग अफिनिटी शो कर रहा है हमें बता दो। तो अलग अलग जुड़ते जाएंगे और स्कोर आता जाएगा 20%, 40%, 60%, 80%, 90, 92, 98, 99, इस तरह से हमें पता लगता जाएगा। तो इसमें हमारी कोई मेहनत लग रही है क्या? रिजिड और फ्लेक्सिबल में कोई मेहनत नहीं लग रही, सारा काम तो कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। पर यहाँ पर तो मैनुअल में हमें खुद को करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि जो आपकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग होती है, जैसे कि आपकी रिजिड डॉकिंग, फ्लेक्सिबल डॉकिंग, ये जो होती है कॉस्ट इफेक्टिव होती है और इसमें समय भी कम लगता है। और यहाँ पर आप मिलियंस ऑफ कंपाउंड को स्क्रीनिंग कर सकते हो, क्योंकि भैया कंप्यूटर कर रहा है, आपको तो कुछ करना ही नहीं, आपने लाखों कंपाउंड दे दिया अलग अलग शेप के, लो भाई जाओ चेक करो। तो कंप्यूटर कर रहा है ना, मिलियंस ऑफ कंपाउंड को आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन मिल जाएगा। डिटेल्ड ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन मतलब कि
जैसे आपका लिगेंड है, लिगेंड का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी 3D स्ट्रक्चर है वो आपको कंप्यूटर में दिख रहा है, प्रोटीन का जो भी 3D स्ट्रक्चर है वो भी आपको पता है, तो इनमें किस तरह का इंटरेक्शन होगा वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगी बहुत अच्छे लेवल पर। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसकी बाइंडिंग ओरिएंटेशन क्या है, मतलब कि लिगेंड किस तरह से रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, या फिर उसके इंटरेक्शंस किस तरह से होते हैं, इसकी डिटेल्ड स्टडी आपको मिलेगी। किसमें? कंप्यूटर वाले केस में, रिजिड डॉकिंग और फ्लेक्सिबल डॉकिंग के केस में। और यहाँ पर आप हिट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि वही एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्लियर हुआ? तो दीज आर द एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ द मॉलिक्यूलर डॉकिंग। नाउ नेक्स्ट, रिजिड डॉकिंग मैंने आपको बता ही दिया है ना, स्टेप सारे सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर स्कोर वगैरह देखते हैं, एप्लीकेशन आपको पता ही है। फ्लेक्सिबल हो गया, ये नोट्स आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, वही स्कोर चेक करना है, सब कुछ सेम है इनमें। तो मैनुअल डॉकिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे बेचारों के पास, है ना, कुछ भी कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, वो खुद से ही करते थे, लिगेंड को प्रोटीन से या फिर बायोलॉजिकल टारगेट से जोड़ने की कोशिश करते थे। ये बहुत ही पुराना मेथड था, सिंपल मेथड था, पुराना मेथड था। साइंटिस्ट यहाँ पर ट्रायल और एरर यूज करते थे, मतलब कि बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, एरर आ रहा है, ट्राई कर रहे हैं, एरर आ रहा है, ट्राई कर रहे हैं, एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैनुअल है, मतलब कि इंसान खुद कर रहा है, रिसर्चर खुद कर रहा है बिना किसी कंप्यूटर की मदद से। और ये ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट अप्रोच है जहां पर साइंटिस्ट जो है यूज करते थे ट्रायल एंड एरर। ट्राई करके देखो, नहीं मजा नहीं आया, ट्राई करके देखो, ऐसे करके हजारों मॉलिक्यूल्स थे। फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि मान लीजिए पहले जो ये रिसर्चर्स थे जो कि मैनुअल डॉकिंग करते थे, तो ये क्या चेक करते थे। जैसे मान लीजिए मेरा कोई लिगेंड है, ये लिगेंड रिसेप्टर से जुड़ने वाला है, दिस इज लिगेंड। ये लिगेंड किससे जुड़ने वाला है? ये नीचे रिसेप्टर है, तो ये लिगेंड जो है रिसेप्टर से जुड़ने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या चेक करना है, साइंटिस्ट क्या चेक करते थे पुराने ज़माने वाले जिसके पास कंप्यूटर नहीं होता था, ये जो रिसर्चर है जो कि मैनुअल डॉकिंग करते थे, ये चेक करते थे कि यहाँ पर जब ये लिगेंड जब इस रिसेप्टर से जुड़ेगा, जब इस बायोलॉजिकल टारगेट के रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो वहां पर कोई भी स्टेरिक क्लेशेस नहीं आने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि लिगेंड आके जुड़ना चाह रहा है पर रिसेप्टर में ऐसे धक्का मुक्की हो, ऐसे हिंड्रेंस वगैरह बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर फिक्सिंग होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर पहले ये चेक करते थे कि कोई स्टेरिक क्लेशेस तो नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर बनने नहीं बन रहे। ये जो लिगेंड है और ये जो रिसेप्टर है, मान लीजिए यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर बना रहे या नहीं बना रहे। तो पहले के लोग ऐसे चेक करते थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर तो हो रही ना, है ना, कोई स्टेरिक क्लेशेस तो नहीं है ना। और चार्ज ग्रुप अलाइन विथ अपोजिट चार्जेस, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, मतलब कि एकदम ऐसा बॉन्ड बने कि मजा आ जाए। तो पहले के लोग कैसे करते थे? चार्ज चेक करते थे, है ना, और क्या करते थे? स्टेरिक क्लैशेस चेक करते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करते थे। करते तो आज भी हम ये सब चेक हैं, पर पहले के लोग मतलब कि बिना कंप्यूटर के लोग क्या चेक करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें चेक होती थी। और अगर ये सब कुछ बढ़िया है कि कोई स्टेरिक क्लैशेस नहीं है, प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, चार्जेस भी बढ़िया अलाइन है, तो हम कह सकते थे कि हमारा लिगेंड जो है बायोलॉजिकल टारगेट से बहुत अच्छे से जुड़ेगा। क्लियर? सेम है सब कुछ, जो भी आपका प्रोसीजर वगैरह है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लगाओ, लिगेंड का सिलेक्शन करो, फिर मैनुअल यहाँ पे प्लेसमेंट करो, फिर फिटनेस की चेक करो, स्कोर चेक करो कि भाई किस में ये स्टेरिक क्लैशेस नहीं है, प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चार्जेस किस में प्रॉपर अलाइन है। जिसमें अलाइन है उसको घोषित कर दो कि हाँ भैया आप ही हमारे लीड कंपाउंड है, आप ही हमारे हिट कंपाउंड हो। ठीक है, प्रोसीजर की बात आगे चलते हैं तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। जो आपका मैनुअल डॉकिंग है, तो अर्ली ड्रग डिज़ाइन एरा, जब बहुत पुराने टाइम पे 1970 1980 की बात है, जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तो जब अर्ली ड्रग डिज़ाइन होता था, वो जो एरा है, वो जो युग है, उसमें काम आता थी आपकी मैनुअल डॉकिंग। फिर एजुकेशनल पर्पज से भी ये बहुत अच्छी है क्योंकि हम खुद यहाँ पर डिटेल स्टडी कर रहे हैं। कंप्यूटर पे तो हमने करके छोड़ दिया कि हाँ भाई चेक कर लेगा, पर पहले के लोग खुद करते थे, है ना, मैनुअल होती थी, खुद करते थे, तो वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी बहुत अच्छी थी। तो ये तो अर्ली ड्रग डिजाइन एरा के लिए थी, एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत अच्छी थी। और इनिशियल हाइपोथेसिस जनरेशन व्हेन कंप्यूटर टूल आर नॉट अवेलेबल। इनिशियल हाइपोथेसिस किसने जनरेट करे? इनिशियल हाइपोथेसिस हमने ही जनरेट करे। कौन कौन से हाइपोथेसिस भाई? मैं आपको बताता हूँ।
यही वाले कि कोई स्टेरिक क्लैशेस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, चार्जेस जो है अलाइन होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये जितने भी क्राइटेरिया हैं ये किसने बताए, इनिशियल हाइपोथेसिस किसने दी है, किसने जनरेट की है? हमने, ह्यूमंस ने, रिसर्चर्स ने। ठीक है। उसके बाद एडवांटेज की बात करें, ये बहुत सिंपल हुआ करता था, हालांकि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ही ज्यादा समय बिगड़ता था, पर इजी था, सिंपल था। कोई यहाँ पर एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। कंप्यूटर में जो बड़े बड़े आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए, इन सिलिको मेथड, स्विस वगैरह, वो कुछ भी नहीं चाहिए था। हेल्प रिसर्चर डेवलप इंट्यूशन अबाउट बिल्डिंग और बाइंडिंग इंटरेक्शन, मतलब कि किस तरह से बिल्ड हो रहा है इंटरेक्शन, किस तरह से बाइंडिंग इंटरेक्शन शो हो रहा है, उसका पता लग जाता था रिसर्चर को, एक तरह का इंट्यूशन। जैसे कि यार मुझे लगता है कि ये वाला लिगेंड जो है बाइंड होने की कैपेबिलिटी रखता है, मुझे इंट्यूशन आ रहा है, हाँ यार ये हो सकता है, देखो ये इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अच्छा है, इसमें इंटरेक्शन भी अच्छा है ना, यहाँ पर चार्जेस भी ऐसे अलाइन है, तो ये इंट्यूशन आना, तो ये इंट्यूशन आते थे साइंटिस्ट को पहले, रिसर्चर्स को पहले। ठीक है, ये स्मॉल स्केल पर ही हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा मोलिक्यूल स्क्रीन आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंसानों के द्वारा किया जाता था, तो हजारों मोलिक्यूल तक ही सीमित था, लाखों मोलिक्यूल तक ये सीमित नहीं था। इसलिए लिखा है यूजफुल फॉर स्मॉल सिस्टम एंड सिंपल स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर सिंपल थी और स्मॉल सिस्टम के लिए ही ये यूज किया जाता था, आपका मैनुअल डॉकिंग। ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन दे रखी है ऑब्वियसली कि ये रिसर्चर के जजमेंट के बेसिस पे डिपेंड होता था। जैसे मान लीजिए मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है, मेरी घर पे लड़ाई हो गई, मैं कह रहा यार हाँ हो जाएगा करके देख ले, तो ये रिसर्चर का जजमेंट था, है ना, तो गलत भी हो सकता था जजमेंट तो। फिर नेक्स्ट है नॉट एक्यूरेट फॉर रियल बायोलॉजिकल सिस्टम, ऑब्वियसली। जैसे मान लो मैं इधर फॉइल पेपर पे ऐसे जोड़ के देख रहा हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर मेरी बॉडी में तो कुछ और ही चल रहा है। मान लीजिए मेरी बॉडी का जो बायोलॉजिकल टारगेट है, मेरी बॉडी में प्रोटीन है, प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल रिसेप्टर है, जो टारगेट साइट है, जो बाइंडिंग साइट है, वो फ्लेक्सिबल निकली, तो वो फ्लेक्सिबल निकली तो मेरी तो सारी हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी। मैं तो यहाँ पे जो प्रोटीन बना रहा हूँ फॉइल पेपर से, उसको मैं स्टैटिक मान के चल रहा हूँ, पर अगर मैंने ड्रग बना दी और वो ड्रग ह्यूमन बॉडी को दे दी और ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन जो है अगर मूवेबल निकला, तो समझ रहे हो, मतलब कि मैनुअल है वाला है, ये रियल बायोलॉजिकल सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था सही से, फ्लेक्सिबिलिटी हैंडल ही नहीं कर पाते आप। और सारे कंपाउंड एक साथ स्क्रीन आउट भी नहीं कर सकते, लाखों कंपाउंड एक साथ स्क्रीन आउट भी नहीं कर सकते। इसलिए आज की तारीख में ये पूरी तरह से रिप्लेस हो चुका है। रिप्लेस होने के क्या कारण है कि भैया आप हजारों मोलिक्यूल ही, है ना, आइडेंटिफाई कर पाओगे, स्क्रीन आउट कर पाओगे, कंप्यूटर से तो आप लाखों कर पाओगे, और इसमें आपको समय भी बहुत लग रहा है खुद से करने में, कंप्यूटर एग्जैक्ट करके देगा। और आप यहाँ पे जो कर रहे हो वो स्टैटिक लेवल पे कर रहे हो, कंप्यूटर आपको डायनेमिक लेवल पे देगा, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो कंप्यूटर ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया ये वाली डॉकिंग, है ना, मैनुअल डॉकिंग। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अर्ली अटेम्प्ट टू डिजाइन प्रोटीएज इनहिबिटर यूज्ड मैनुअल डॉकिंग बिफोर कंप्यूटेशनल टूल वर अवेलेबल। मतलब कि हमने क्या करा, पहले हमें बनाना था प्रोटीएज इनहिबिटर को, तो प्रोटीएज इनहिबिटर को हमने मैनुअल लेवल पे ही डिजाइन करने की कोशिश करी, मैनुअल डॉकिंग पे ही हमने कोशिश करी कि हम प्रोटीएज इनहिबिटर बना दे जब हमारे पास कंप्यूटर टूल अवेलेबल नहीं थे। एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, तो याद रखना कौन सा एग्जाम्पल है, प्रोटीएस इनहिबिटर को हमने डिजाइन करने की कोशिश करी थी, किस तरह की डॉकिंग से, रिजिड, फ्लेक्सिबल, मैनुअल, मैनुअल डॉकिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डॉकिंग बेस्ड स्क्रीनिंग, जिसको आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग। क्या कह सकते हैं, डॉकिंग बेस्ड स्क्रीनिंग ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर बेस्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग। आई रिपीट, डॉकिंग बेस्ड स्क्रीनिंग ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर बेस्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग। अब नाम से पता लग रहा है स्क्रीनिंग करनी है, तो यहाँ पर भी हम वही सब करेंगे कि डॉकिंग के बेसिस पे स्क्रीनिंग करनी है, मतलब कि जो लीड कंपाउंड हमारे बायोलॉजिकल टारगेट से अच्छे से जुड़ जाएगा, वही लीड कंपाउंड को हम आगे जाके ऑप्टिमाइज करेंगे और ड्रग बनाएंगे। खत्म, यही है इसमें। देखो वही स्टेप है, टारगेट को प्रिपेयर करो, मतलब कि प्रोटीन का पता लगाओ कि हाँ भैया किस प्रोटीन की वजह से दिक्कत आ रही है, जिस प्रोटीन की वजह से दिक्कत आ रही है उसका 3D स्ट्रक्चर बनाओ, एनएमआर से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो बाइंडिंग साइट का पता कर लिया, फिर उसका 3D स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद आपको लिगेंड को फिट करके देखना है। ईच कंपाउंड इज डॉग्ड इनटू द टारगेट बाइंडिंग पॉकेट। ये हमारा टारगेट था, दिस इज टारगेट, ये इसकी बाइंडिंग पॉकेट है, मतलब कि एक्टिव साइट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, लिगेंड को अटैच कर करके देखना है।
तो जब हम लिगेंड को इस पर अटैच कर करके देखेंगे, हमारा जो भी बायोलॉजिकल टारगेट है, वहां पर जो भी बाइंडिंग पॉकेट है, जो भी हमारी एक्टिव साइट है, उस पर हमें लिगेंड को अटैच करके देखना है। तो जब हम इसको लिगेंड को अटैच कर करके देखेंगे तो इसे बोलेंगे डॉक्ड करना। क्या करना? डॉक करना। जैसे डॉकिंग एक पूरी प्रोसेस है, और डॉक्ड का मतलब होता है कि जुड़ना। ये हमारा लिगेंड जो है रिसेप्टर से जुड़ गया, डॉक्ड हो गया। तो डॉकिंग एक पूरी प्रोसेस को कहते हैं, और डॉक्ड होने का मतलब कि लिगेंड जो है फिट हो गया हमारी बाइंडिंग साइट पे। तो वो हम करके देखेंगे। उसके बाद स्कोर चेक करेंगे, रैंकिंग चेक करेंगे, फाइनली जो हिट मिलेगा कि हाँ भैया ये प्रोमिसिंग इफेक्ट देता है, इसका बहुत अच्छा स्कोर आया है, जो भी कंपाउंड हमें मिलेगा उसका हम ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे। वही है, सेम है, सब कुछ सेम है। एप्लीकेशन की बात करें तो क्या काम आ रहा है? ये आपका जो स्क्रीनिंग है, ये जो डॉकिंग के बेसिस पे हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डॉकिंग आपको पता है, अब उसी के बेसिस पे स्क्रीनिंग करनी है तो बहुत इजी है। तो ये क्या काम आ रहा है? एक तो आपको हिट आइडेंटिफिकेशन दे रहा है ना कि हाँ भैया कौन सा मोलिक्यूल जुड़ने लायक है रिसेप्टर से। फिर आपको स्क्रीनिंग भी दे रहा है ये एंजाइम इनहिबिटर की, मतलब आप तरह तरह के एंजाइम इनहिबिटर्स को यहाँ से स्क्रीन आउट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एंजाइम में खराबी हो गई, तो उस एंजाइम को सही करने के लिए हमें बनना पड़ रहा है एंजाइम इनहिबिटर। क्या बनाना पड़ रहा है? एंजाइम इनहिबिटर। किसी एंजाइम में खराबी हो गई, उस एंजाइम को सही करने के लिए हमें एंजाइम इनहिबिटर की मदद लेनी पड़ेगी। तो एंजाइम इनहिबिटर को भी कौन स्क्रीन करेगा? जैसे कि कौन कौन से एंजाइम इनहिबिटर? प्रोटीएस, काइनेज इनहिबिटर। तो इनको भी कौन स्क्रीन आउट करेगा? आपकी डॉकिंग मेथड से आप स्क्रीन आउट कर सकते हो एंजाइम इनहिबिटर्स को भी, जैसे कि प्रोटीएस इनहिबिटर, काइनेज इनहिबिटर। फिर प्रोटीन और लीगेंड के बीच में, प्रोटीन जो भी आपके बायोलॉजिकल टारगेट है और जो भी आपका लीगेंड है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, उस सब की स्टडी आप कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल रीपर्पस ड्रग्स, मतलब कि कोई ड्रग है, उस ड्रग का आपको फंक्शन पता है। वेट, कोई ड्रग है, उस ड्रग का आपको फंक्शन पता है, पर आपको ये भी पता है कि इस ड्रग में अगर मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, इस ड्रग में अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन कर दूं, इस ड्रग में अगर मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, तो ड्रग की पोटेंसी, मतलब कि ड्रग का एक्शन भी बढ़ जाएगा और ड्रग के साइड इफेक्ट भी कम हो जाएंगे। तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकिंग। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम। ऑब्वियसली समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर में दे दिया कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करना है, करो। और मैनुअल डॉकिंग में तो हमें खुद से है ना। फिर एडवांटेज की बात करें, फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सारे कंपाउंड आप स्क्रीन आउट कर सकते हैं, है ना। और अच्छे से आपको बाइंडिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैन एक्सप्लोर लार्ज केमिकल स्पेस, सब कुछ आप कर सकते हैं जो मैनुअल पे आप नहीं कर सकते थे। वही डॉकिंग के एडवांटेज और ये एडवांटेज सेम है जो रिजिड और फ्लेक्सिबल डॉकिंग के है ना। इनफैक्ट जो फ्लेक्सिबल डॉकिंग के एग्जांपल है और जो एडवांटेज है और जो एप्लीकेशन है वो सब कुछ सेम है, क्योंकि डॉकिंग के बेसिस पे हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपको लिमिटेशन दे रखी है। लिमिटेशन तो सभी की होगी। देखो, अगर मैं डॉकिंग कर रहा हूँ, डॉकिंग का मतलब कि अगर मैं अपने लीगेंड को अपने रिसेप्टर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने का मतलब इन दोनों को डॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में दिक्कत भी आएगी। क्या दिक्कत आएगी सर? देख लेते हैं, चलो क्या क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अगर मेरे पास प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर अच्छी है तभी अच्छे से डॉकिंग होगी। ऑब्वियसली जब मुझे प्रोटीन के बारे में पता है कि प्रोटीन किस तरह से है और मेरा लिगेंड किस तरह से जाके जुड़ेगा, लीड कंपाउंड कैसे जुड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। तो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर अच्छे से होनी चाहिए, मतलब कि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन पे भी डिपेंड करता है। फिर एक्यूरेसी ऑफ डॉकिंग एल्गोरिथम, मतलब कि डॉकिंग कितने अच्छे से हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। एक तो पता लगा डॉकिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी है, डॉक कैसा हो रहा है, डॉकिंग कैसी हो रही है। और स्कोरिंग फंक्शन की लिमिटेशन से, जैसे मान लीजिए किसी का स्कोरिंग फंक्शन ही निकला, स्कोर ही नहीं निकला, फिर कैसे डॉकिंग करा पाओगे? फिर कैसे आप स्क्रीन आउट कर पाओगे? वापस मैं बोल देता हूँ, हम यहाँ पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कर रहे हैं मतलब कि हम किसी एक ड्रग को छांटने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रग बहुत अच्छी है या नहीं। पर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस पे कर रहे हैं, वो बेसिस है कि वो ड्रग हमारे बायोलॉजिकल टारगेट से जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा। मान लीजिए कोई ऐसा ड्रग है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, पर उसका स्कोर नहीं आ रहा, पर है तो वो अच्छा ना। फिर इस कंडीशन में तो ये भी लिमिटेशन है। समझ में आया? कई बार फॉल्स रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। तो फॉल्स रिजल्ट आना, स्कोर सही से नहीं आना, डॉकिंग एल्गोरिथम की एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है, प्रोटीन की क्वालिटी होनी ज़रूरी है, तभी जाके आपकी डॉकिंग होगी सही से। ठीक है?
एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन आउट कर सकते हैं, HIV प्रोटीएज इनिबिटर, काइनेज इनिबिटर, कोविड-19 ड्रग डिस्कवरी भी इसी बेसिस पे हुई है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमने करा, और जल्दी जल्दी तो कंप्यूटर बेसिस पे ही होगा, डॉकिंग के बेसिस पे ही होगा, है ना। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है डी नोवो ड्रग डिजाइन। तो ड्रग डिजाइन वही है, देखो पेशेंट आया, किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस की वजह से उसको नई बीमारी हो गई। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पेशेंट में टारगेट का आइडेंटिफिकेशन करूंगा कि भाई बीमारी किस वजह से हो रही है, कहाँ पर हो रही है, किस एंजाइम की खराबी की वजह से, किस प्रोटीन के खराबी की वजह से, किस डीएनए या आरएनए की खराबी की वजह से बीमारी हो रही है। एंजाइम, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए किसकी खराबी की वजह से बीमारी हो रही है, सबसे पहले वो पता करूंगा, मतलब कि टारगेट का आइडेंटिफिकेशन करूंगा। फिर करूंगा टारगेट का वैलिडेशन कि हाँ ये वही टारगेट है जिस पे मुझे अटैक करना है। फिर क्या करूंगा, अब यहाँ पर टॉपिक का नाम है डी नोवो ड्रग डिजाइन, मतलब कि ड्रग को बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करूंगा। तो ड्रग को बनाना शुरू करूंगा, ड्रग को डिजाइन करूंगा, मतलब कि लीड कंपाउंड को बनाऊंगा। लीड कंपाउंड या ड्रग एक ही बात है ना, ड्रग लाइक प्रॉपर्टी रखता है लीड कंपाउंड भी। तो लीड कंपाउंड को बनाने की कोशिश करूंगा। अब इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, क्या गवाह है सर, इतिहास ये गवाह है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये मेरा है बायोलॉजिकल टारगेट, लेट सपोज दिस इज प्रोटीन, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन। मैं चाहता हूं कि ये जो एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन है इस पे मेरा लिगेंड आके जुड़ जाए, यही चाहेगा, हर कोई यही चाहेगा रिसर्चर, ठीक है। पर अगर मान लीजिए मुझे इस प्रोटीन का नॉलेज ही नहीं होगा, तो क्या मैं लीड कंपाउंड को जोड़ पाऊंगा, नहीं जोड़ पाऊंगा। तो आपने अभी तक यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले आपने टारगेट को आइडेंटिफाई किया कि आपको अटैक किस पे करना है, लेट सपोज मुझे प्रोटीन पे अटैक करना है। फिर टारगेट को वैलिडेट भी कर लिया। फिर अब क्या करना है, टारगेट का 3D स्ट्रक्चर भी तो पता करना पड़ेगा। टारगेट का 3D स्ट्रक्चर होगा, उसी अकॉर्डिंग आप अपने लीड कंपाउंड को डिजाइन करोगे। अब आप यहाँ पे देखिए, दिस इज योर लीड कंपाउंड। ये तब का केस बता रहा हूँ जब आपको टारगेट का पता नहीं था, है ना, टारगेट के 3D स्ट्रक्चर का नहीं पता था। अगर आपको जो आपका बायोलॉजिकल टारगेट है उसका 3D स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, और अगर आपने ऐसे ही कोई भी लीड कंपाउंड ले लिया जिसकी एक्टिविटी है, तो क्या ये बाइंडिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पर इसके लिए एग्जैक्ट वाली, वो जबरदस्ती करोगे तो बात अलग है, एग्जैक्ट वाली आप देखिए, दिस इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट खत्म, ये देखो ये एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट बाइंडिंग हो रही है, समझ में आया। तो आपको यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर पता होना ही चाहिए बायोलॉजिकल टारगेट का, तभी जाके आप लीड कंपाउंड को बना पाओगे। क्योंकि डी नोवो का मतलब है कि लीड कंपाउंड को बिल्कुल नए तरीके से बनाओ, बिल्कुल नई ड्रग बनानी है यार, बिल्कुल नई ड्रग। मान लीजिए कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन का आपको रिसेप्टर पता लगा, वो रिसेप्टर के लायक अभी तक ड्रग ही नहीं बनी। आपको उस रिसेप्टर के अकॉर्डिंग, लेट सपोज दिस इज टाइप ऑफ रिसेप्टर, अब इस रिसेप्टर के अकॉर्डिंग आपको ड्रग बनानी है, तो ड्रग भी आपकी कैसी होनी चाहिए, ये लिए लीड कंपाउंड ये भी ऐसा होना चाहिए कि इससे बाइंड हो जाए अच्छे से, समझ में आ रहा है। तो आपको हमेशा बायोलॉजिकल टारगेट का मतलब प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या एंजाइम का या डीएनए आरएनए का 3D स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप ऐसा लीड कंपाउंड बना पाओगे जो कि उससे जाके जुड़े, जो कि अच्छे से बाइंडिंग करे, स्कोर अच्छे से शो करे, डॉकिंग अच्छे से शो करे, डॉक अच्छे से हो, तभी जाके आपका फंक्शन अच्छा होगा। क्लियर, चलिए, एक ही बेसिस पे है ये सब, सब कुछ वही है। स्क्रैच से आपको बनाना है, ये हम यूनिट 2 में भी पढ़ चुके हैं, 3 में भी पढ़ चुके हैं, सब कुछ, है ना। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सबसे पहले आपको टारगेट को सिलेक्ट करना है कि मुझे अटैक किस पे करना है, प्रोटीन पे करना है, एंजाइम पे करना है, किस पे अटैक करना है। फिर जिस पे भी अटैक करना है, जैसे मान लीजिए मुझे प्रोटीन पे अटैक करना है, तो उसका 3D स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, और 3D स्ट्रक्चर मिलेगा एक्सरे से या एनएमआर से। क्लियर। और उसके बाद मुझे बाइंडिंग साइट की एनालिसिस करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे को सबसे पहले मैंने टारगेट का आइडेंटिफिकेशन किया, मुझे पता लगा प्रोटीन है, फिर मैंने प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनाया। प्रोटीन का जब मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बना प्रोटीन का, फिर मुझे पता लगा ये प्रोटीन है जिसका 3D स्ट्रक्चर है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे बाइंडिंग साइट ढूंढी कि हाँ ये यहाँ पर आके मेरे ड्रग को बाइंड होना है, बाइंडिंग साइट कहाँ है। तो सबसे पहले मैंने टारगेट का सिलेक्शन किया कि किस पे अटैक करना है, प्रोटीन या एंजाइम। फिर मैंने उसका 3D स्ट्रक्चर निकाला एक्सरे या एनएमआर से। फिर मैंने उसकी बाइंडिंग साइट देखी कि बाइंडिंग साइट कहाँ पर है, किस तरह की है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, सब कुछ देखो। फिर हमें नया मॉलिक्यूल जनरेट करना है। अब नया मॉलिक्यूल या तो आप एटम बाय एटम जनरेट कर सकते हैं या फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट,
मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल आप सीधा ही ऐसे जनरेट कर दोगे, धीरे धीरे जनरेट करोगे ना। जैसे मान लीजिए ये आपका रिसेप्टर है, दिस इज योर रिसेप्टर। अब आपको क्या करना है, लीड कंपाउंड को जनरेट करना है, वो भी बिल्कुल नई तरीके से, बिल्कुल नया, बिल्कुल डी नोवो। तो आप एटम बाय एटम करोगे ना, यार रिसेप्टर कुछ इस तरह का है तो मेरा ड्रग कुछ इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, एटम बाय एटम, फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट आप जनरेट करोगे, इस तरह का होना चाहिए ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। तो एटम बाय एटम, फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट आपको जनरेट करना है आपके लीड कंपाउंड को। तो वही लिखा है, जो भी नया मॉलिक्यूल आप जनरेट कर रहे हैं वो एटम बाय एटम और फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट आप जनरेट करेंगे। और उसके बाद जब ये जनरेट हो जाएगा तो इसको आप यहाँ पे बाइंड करने की कोशिश करेंगे, और बाइंडिंग करने के बाद आप इसकी स्कोरिंग चेक करेंगे कि कितना कितना स्कोर किया, क्या यहाँ पर कितनी बाइंडिंग की स्कोरिंग है। जैसे 98% है तो बहुत ही बढ़िया है भाई। मान लो कि 20 आ रही है तो बेकार है, वापस कोशिश करो। 20, 40, 60, 80 सब बेकार। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए स्कोरिंग अच्छी आ गई कि भाई यार क्या बात है, क्या स्कोरिंग है, फिर आप चेक करो लिपिंस्की 5 रूल को अप्लाई करो। सर ये लिपिंस्की 5 रूल, अरे वो बताया था ना मैंने कि लिपोफिलिसिटी इतनी होनी चाहिए, मोलिकुलर वेट इतना होना चाहिए, ड्रग की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ना, ड्रग लिपोफिलिक नेचर का होना चाहिए ना सेल के अंदर जाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन भी लिपोफिलिक होती है। तो ये सारी चीजें चेक करो, फिर फिल्टर्स लगाओ। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं फिल्टर लगाने के, कि जैसे मान लीजिए ये दो ड्रग थी, दोनों ने 98% स्कोर कर लिया, क्या बात है सर। पर जब मैंने फिल्टर लगाया कि लिपिंस्की 5 रूल को भी अप्लाई करके देखो, तो इस फिल्टर में सिर्फ ये वाली ड्रग पास आउट हुई, ये नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें फिर लिपोफिलिसिटी ऊपर नीचे हो रही थी, पर इसमें एग्जैक्ट आ रही थी लिपिंस्की 5 रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा एक परफेक्ट बन गया हमारे पास। इस तरह से होता है भाइयों। फिर जो भी हमारे पास बना है ना लिपिंस्की 5 रूल को अप्लाई करने के बाद, उसका ऑप्टिमाइजेशन करो और फाइनल वही हमारा बाइंड करेगा रिसेप्टर से और एक्शन देगा बहुत अच्छा। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है मॉलिक्यूल को ताकि उसकी एक्टिविटी बेटर हो जाए। जैसे मान लीजिए ड्रग है, अब ड्रग जुड़ भी रही है, ड्रग लिपिंस्की 5 रूल को फॉलो भी कर रही है, ड्रग का स्कोरिंग भी अच्छा है, तो ये जो ड्रग है ड्रग लाइक प्रॉपर्टी रखती है, इसको पूरी तरह से ड्रग बना दूं, क्योंकि यही है अब सब कुछ करता धरता, क्योंकि ये लिपिंस्की 5 रूल को भी फॉलो कर रही है, इसमें स्कोर भी अच्छा है, इसकी डॉकिंग भी अच्छी है, ये बना भी अच्छा है, इसकी शेप भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब है कि इसमें हम एब्जॉर्प्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मेटाबॉलिज्म, इसका एक्सक्रीशन सब कुछ बढ़िया कर देते हैं, इसका एक्शन भी बढ़िया कर देते हैं, इसकी पोटेंसी भी बढ़िया कर देते हैं, इसके साइड इफेक्ट को कम कर देते हैं और जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये होता है मॉडिफाई करना, ऑप्टिमाइजेशन करना, मॉडिफिकेशन करना। एडवांटेज क्या है भाई इसके डी नोवो ड्रग डिजाइन के, कैन क्रिएट ब्रांड न्यू केमिकल एंटिटी, हम इससे एकदम ब्रांड न्यू केमिकल एंटिटी बना सकते हैं। हाई स्पेसिफिसिटी फॉर टारगेट साइट, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट, एटम बाय एटम हमारा लिगेंड बना रहे हैं। सेव टाइम कंपेयर टू रैंडम स्क्रीनिंग, ऑब्वियसली अगर इतनी सारी रैंडम स्क्रीनिंग करेंगे, इतनी सारी रैंडम स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें से जब एक मिलेगा, यहाँ तो हमें कोई रैंडम स्क्रीनिंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पे सीधा बनाना है फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट, एटम बाय एटम। ठीक है। तो सेव टाइम, यूजफुल व्हेन नो टेम्पलेट मॉलिक्यूल आर अवेलेबल, कोई नई बीमारी आ गई मार्केट में, कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो उसको सही कर पाए, कोई टेम्पलेट नहीं है हमारे पास, तो उस कंडीशन में ये यूजफुल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यूजफुल व्हेन नो टेम्पलेट मॉलिक्यूल आर अवेलेबल। लिमिटेशंस की बात करें, अब कंप्यूटर से आप कर रहे हो तो एक्सपेंसिव तो होगा, सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, है ना, एक्सपेंसिव है, एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए, एडवांस पावर चाहिए आपको, तो दिस इज एक्सपेंसिव। सेकेंड इज डिजाइन मॉलिक्यूल में बी डिफिकल्ट टू सिंथेसिस, जो भी डिजाइन मॉलिक्यूल है हो सकता है वो बनाने में हमें बहुत दिक्कत लगे। स्कोरिंग फंक्शन आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, ये तो हर किसी में है कि स्कोरिंग फंक्शन हमेशा सही नहीं होते। और नीड हाई क्वालिटी प्रोटीन स्ट्रक्चर टू बी इफेक्टिव, हमें क्या चाहिए, एकदम 3D में स्ट्रक्चर चाहिए प्रोटीन का, ताकि हम हमारा लिगेंड बहुत अच्छे से बना सके। अगर आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल 3D में नहीं मिला ना एग्जैक्ट, तो आपका लिगेंड गलत बनेगा। तो दिक्कत क्या क्या आ सकती है कि आपको प्रोटीन का एकदम 3D स्ट्रक्चर चाहिए, स्कोरिंग फंक्शन कभी कभी गलत भी हो सकता है, डिजाइन करना मॉलिक्यूल को डिफिकल्ट होता है, और कंप्यूटर में एक्सपेंसिव बहुत है, एक्सपेंस बहुत है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर और पावर बहुत ही एडवांस यूज होती है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डी नोवो, दीज आर द एडवांटेज ऑफ डी नोवो। और वो एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे प्रोग्राम्स आपको दे रखे हैं, LUDI, स्प्राउट, है ना, लिक बिल्डर आर यूज फॉर डी नोवो डिजाइन।
और इससे हमने क्या क्या डिज़ाइन किया है, हमारी कोविड-19 की रिसर्च जो है इसी से हमने करी है, एचआईवी प्रोटीएज इनहिबिटर भी इसी से हमने डिज़ाइन किया है। तो कोविड-19 रिसर्च इसी से करा है डी नोवो से, और हमारा जो एचआईवी प्रोटीएज इनहिबिटर है वो भी हमने इसी से डिज़ाइन किया है। क्लियर? नेक्स्ट आपको दे रखा है क्यूएसएआर, ये आपने पढ़ा होगा क्यूएसएआर, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका मैं अलग से ही लेक्चर ऐड करूंगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा नहीं तो इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा आपके जो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिस्कवरी की प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये पूरा आपने पढ़ा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्यूएसएआर। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है सिलेबस में फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, हाइड्रोफोबिसिटी, है ना, और आपका ग्राफ वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, इक्वेशंस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर है, ठीक है, टेफ्ट स्टैरिक है, हैंसेक है या हैंक बोल लीजिए आप, ग्राफ वगैरह, और यहाँ पर इक्वेशन वगैरह, एडवांटेज वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है। फिर आपके सिलेबस में लास्ट दे रखा है फ्री विल्सन एनालिसिस। अब यहाँ पर क्या होता है वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, लीड कंपाउंड की। आपके पास लीड कंपाउंड है, लीड मॉलिक्यूल है, उसके आपके पास स्ट्रक्चर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग सब्सटीट्यूएंट अटैच है, कहीं पर OH अटैच है, कहीं पर Cl अटैच है, कहीं पर CH3 अटैच है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपके पास लीड कंपाउंड था, ऐसा कंपाउंड जो कि ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखता है। फिर जब आप इस लीड कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यार कहीं पे तो OH अटैच है, कहीं पे CH3 अटैच है। ओहो, ये ब्रेक कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, दिल टूट गया एकदम, ध्यान से देखा तो कहीं पर OH अटैच है, कहीं पे CH3 अटैच है ना, और कहीं पे Cl अटैच है। ये मतलब सारे क्या हैं, सब्सटीट्यूएंट है, दीज आर ऑल आर द सब्सटीट्यूएंट। और ये सब्सटीट्यूएंट क्या करते हैं, ये सब्सटीट्यूएंट इस लीड कंपाउंड की या तो एक्टिविटी बढ़ा भी सकते हैं या फिर एक्टिविटी को कम भी कर सकते हैं। आई रिपीट कि हमारे पास एक लीड कंपाउंड है, उस लीड कंपाउंड पे कई तरह के सब्सटीट्यूएंट अटैच है, CH3, OH, Cl, NO2, अलग अलग तरह के सब्सटीट्यूएंट हमारे लीड कंपाउंड पे अटैच है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। अब क्या होता है कि इन सब्सटीट्यूएंट की वजह से या तो हमारे लीड कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ भी सकती है या फिर हमारे लीड कंपाउंड की एक्टिविटी कम भी हो सकती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको पता करना है कि लीड कंपाउंड की एक्टिविटी कैसी होगी, कितनी होगी, तो आप सब्सटीट्यूएंट के बेसिस पे ही पता करोगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ वी नो द ओवरऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए लीड कंपाउंड देन वी कैन कैलकुलेट हाउ मच ईच ग्रुप कंट्रीब्यूट। मतलब यहाँ पर जो भी सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, जो भी ग्रुप लगे हैं, वो कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्या कोई कम कर रहा है एक्टिविटी को, क्या कोई बढ़ा रहा है एक्टिविटी को। तो इन सब को चेक करके ही हम ओवरऑल बता सकते हैं कि हमारा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, हमारा जो लीड कंपाउंड है, उसकी एक्टिविटी कितनी होगी, क्या वो अच्छी होगी, क्या वो बेकार होगी। ठीक है, तो फ्री विल्सन एनालिसिस इज अ QSAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मेथड यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ डिफरेंट केमिकल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट इन ए मॉलिक्यूल अफेक्ट्स इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब कि ये इस तरह का मेथड है जो कि पता लगाता है कि ये केमिकल स्ट्रक्चर में ये जो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, ये सब्सटीट्यूएंट ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये जो CH3 है, OH है, Cl है, ये एक्टिविटी को, और वी कैन से बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वो हम पता करेंगे फ्री विल्सन एनालिसिस से, जो कि एक QSAR है। ठीक है, इट टेल्स विच पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेक इट मोर और लेस एक्टिव। मतलब कि कौन सा पार्ट है जो उसको एक्टिव बना रहा है, ज्यादा या कम। आगे चलते हैं, देखो मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, एक्टिविटी कैसे चेक करेंगे उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है। ए, कोई भी शुरुआत करेंगे, कोई भी शुरुआत करेंगे ए से ही होगा, ABCD है ना, अल्फ़ाबेट भी आपको पता ही है। तो यहाँ पर लिखा है ए। फिर क्या हुआ, आप बायोलॉजी वाले हैं, है ना, बायोलॉजी वाले, मेडिकल वाले, आप हर लड़की को अच्छा समझते हैं, उसको अपनी बीवी बनाने की सोचते हैं कि नहीं भाई आप ठीक है यार, ये वही है, शी इज़ द वन, है ना। पर वो बन कैसी जाती है बेटा, एक्स बन जाती है। तो जो आपने पहली बीवी बनाने की सोची थी वो क्या बन गई बेटा, एक्स बन गई, X1 हो गया। फिर दूसरी, कोई बात नहीं सर, एक बार वो ट्राई करते हैं, बीवी बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो दूसरी भी कैसी हो गई बेटा, एक्स निकल गई, किस्मत ही खराब। चलो एक लास्ट ट्राई सर, लास्ट ट्राई, तीसरी भी बीवी बनाने की कोशिश करी, एक्स निकल गई। ऐसे आप जिंदगी भर करते रहोगे और आपकी जिंदगी में आ जाएगा ई का मतलब एरर, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ई का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल एरर। क्लियर।
और ए जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है बेटा, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, है ना। तो अगर आपको किसी भी वी कैन से केमिकल कंपाउंड की एक्टिविटी को चेक करना है तो ये फॉर्मूला है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, अगर आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड की एक्टिविटी को चेक करना है तो उसका फॉर्मूला है एक्टिविटी इज इक्वल टू ए प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3 और ऐसा चलता जाएगा और लास्ट में है प्लस ई का मतलब है एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है सर, ए का मतलब तो कांस्टेंट हो गया, ई का मतलब एक्सपेरिमेंटल एरर हो गया। अब ये B1 B2 B3 क्या है, B1 B2 B3 है आपके सब्सटीट्यूएंट। जैसे मान लीजिए आपकी स्ट्रक्चर थी, अब इस स्ट्रक्चर पे कहीं पे CH3 अटैच है, कहीं पे Cl अटैच है, कहीं पर X मतलब कि हेलोजन अटैच है, कहीं पर OH अटैच है। तो ये जो अटैचमेंट है दीज आर द सब्सटीट्यूएंट, है ना। मतलब कि ये सब्सटीट्यूएंट होने के बाद पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं या नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो उसको B1 B2 B3 से लिखेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, मान लीजिए ये OH जो है पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन लिख दिया जाएगा, CH3 नेगेटिव दे रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन लिख दिया जाएगा। तो B1 B2 B3 का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, कि कौन सा कंट्रीब्यूशन है, क्या वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है मतलब कि एक्टिविटी बढ़ रही है क्या, या फिर वो एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कंट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं B1 B2 B3 से। ठीक है, ठीक है सर, कंट्रीब्यूशन तो डिनोट कर लिया B1 B2 B3 से। सर एक्स को कैसे बुलाएं, बुलाना क्यों है बेटा, डिनोट करना है। x1 x2 x3 मतलब कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आप वहां पर 1 लिख देंगे, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट है तो आप वहां पर 0 लिख देंगे। तो प्रेजेंस का मतलब 1 हो गया, एब्सेंस का मतलब 0 हो गया। क्लियर हुआ। तो x1 x2 x3 क्या डिनोट करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो 1 से डिनोट कर दो, प्रेजेंट नहीं है तो 0 से डिनोट कर दो। तो x1 x2 x3 ये डिनोट करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं। b1 b2 b3 ये डिनोट करते हैं कि इन सब्स्टिट्यूएंट का रोल क्या है, एक्टिव रोल है या नेगेटिव रोल है, मतलब कि एक्टिविटी को बढ़ा रहा है या एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो एक्टिविटी बढ़ाना और कम करना ये जो रोल है इसको किससे डिनोट करेंगे, B1 B2 B3। और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं है इसको किससे डिनोट करेंगे, x1 x2 x3। और ए क्या हो गया कांस्टेंट और ई क्या हो गया एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, चलिए ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आपको दे रखी है स्टेप्स इन फ्री विल्सन एनालिसिस। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, सबसे पहले तो आपको जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो पता कर लो। जैसे मान लीजिए इनकी बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये इनकी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर सबकी बना दूं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, ऐसे करते हुए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दी कि ये स्ट्रक्चर तो सब में कॉमन है। तो आपको लिखा भी है सिलेक्ट कंपाउंड, आपको वो कंपाउंड सिलेक्ट करने हैं, जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, इन तीनों की क्या है स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो सिलेक्ट कंपाउंड दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। हमने ऐसे कंपाउंड्स को सिलेक्ट किया जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है पर कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगे हैं, है ना, सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगे हैं। जैसे मान लीजिए तीनों की बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरह से बेंजीन की तरह से थी, अब अंदर वाले में किसी में OH लगा है, बाहर वाले में किसी में OH की जगह CH3 लगा है, और अंदर वाले में किसी में NO2 लगा है। मतलब सीधा सा ये है कि आपको बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर निकालनी है जिनके सबके सब्स्टिट्यूएंट अलग है। सिलेक्ट कंपाउंड दैट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर, चलिए ठीक है सर आगे चलें। हाँ भाई, सबसे पहले हमने वो कंपाउंड सेलेक्ट कर दिए जिसका कॉमन स्ट्रक्चर है पर उसके पास सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। उसके बाद लेबल करो सब्स्टिट्यूएंट को कि वो कौन सी पोजीशन पे है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे कि OH है तो लेबल कर दो, Cl है तो लेबल कर दो, CH3 है, NO2 है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है किस पोजीशन पे है उनको लेबलिंग कर दो। ठीक है सर, हमने सबसे पहले वो मॉलिक्यूल लिए थे जिसका सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर है, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर उसके सब्स्टिट्यूएंट हमने अलग अलग वाले थे, फिर हमने क्या करा उनको लेबल करा। वो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है जैसे कि OH था, Cl था, CH3 था, NO2 था, वो कहाँ पर भी है उनकी पोजीशन को हमने लेबल किया। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो 1 नंबर दे दिया, सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट है तो 0 नंबर दे दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कलेक्ट करना है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कलेक्ट करना है, जैसे कि आपको IC50 निकालना है, log 1/c निकालना है। अब ये IC50 क्या होता है, किसी को पता है, log 1/c, IC50 ये सब आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, IC50 का मतलब होता है
हाफ मैक्सिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। क्या होता है हाफ मैक्सिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन? मतलब कि जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का डाटा है वो आपको निकालना है। जैसे कि एग्जांपल आपको लिख देना IC50 और log 1/c, इतना काफी है। फिर यूज रिग्रेशन एनालिसिस टू फाइंड हाउ ईच सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट एक्टिविटी। अब आपको क्या यूज करना है? रिग्रेशन एनालिसिस। क्या यूज करना है? रिग्रेशन एनालिसिस। बायोस्टेट्स में पढ़ा था, मेडिकल में पढ़ा था। रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करके हम सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट पता करेंगे। क्या पता करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट पता करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले वो कंपाउंड ले लिए जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है उनको लेबल कर दिया, उसकी पोजीशन लेबल कर दी, हमने उनको नंबर दे दिया। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो 1, सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट है तो 0। फिर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डेटा को हमने देख लिया, जैसे कि IC50 और log 1/c। फिर आपने बोला कि रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका क्या इफेक्ट है, क्या वो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है या फिर क्या वो एक्टिविटी को कम कर रहा है, वो देख लो। ठीक है, अब एट लास्ट जो भी आपकी बी की वैल्यू है, एट लास्ट जो भी आपकी बी की वैल्यू है, ये जो बी आपको दिख रहे हैं इनकी वैल्यू, अगर बी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, क्या आती है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। अगर आपका बी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, जो भी आपको बी दिख रहा था, अगर आपका बी का वैल्यू फॉर्मूले में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ रही है, कंपाउंड का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ रही है। पर अगर वहीं आपका बी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट की एक्टिविटी जो है कम हो रही है। ये ध्यान रखना। तो बी के वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर बी का वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर बी का वैल्यू नेगेटिव है तो आपकी एक्टिविटी गिरेगी। यहाँ पे लिखा भी है पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज एक्टिविटी, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज एक्टिविटी। और किसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू? बी की। ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एक्टिविटी बढ़ेगी, बी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एक्टिविटी घटेगी। और यही बात से साइंटिस्ट को हेल्प भी होती है। दिस हेल्प साइंटिस्ट डिसाइड विच ग्रुप ऐड और रिमूव टू मेक बेटर ड्रग। अगर मुझे एक बेटर ड्रग बनानी है तो साइंटिस्ट पता कर लेंगे कि कौन सा ग्रुप रहना जरूरी है और कौन सा ग्रुप हटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए CS3 को हटाना पड़ेगा तो हटा दो। अरे यार, आपने इतनी सारी SAR पढ़ी है कि OH को अगर CS3 से रिप्लेस कर दें, ये CS3 की जो ब्रांचिंग है अगर इसको नॉर्मल हम ब्रांचिंग हटा दें, अगर OH को NO2 से रिप्लेस कर दें, NO2 को ही हटा दें। आपने इतनी सारी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि किसी में पोटेंसी बढ़ेगी, किसी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, इतने सारे आपने SAR पढ़े हुए हैं। तो वही आपको यहाँ पे बता रखा है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज दे रखे हैं कि ये सिंपल है, डायरेक्ट है ना। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है एक्टिविटी को बढ़ा रहा है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है एक्टिविटी को कम कर रहा है। इजी टू यूज है। जब आपको फिजिको केमिकल डाटा अगर नहीं अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास लॉग पी या सिग्मा की वैल्यू नहीं अवेलेबल है, तो उस टाइम इजी टू यूज है ये। व्हेन फिजिको केमिकल डेटा जैसे कि लॉग पी सिग्मा आर नॉट अवेलेबल, और आइडेंटिफाई विच सब्स्टिट्यूएंट आर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू एक्टिविटी, और सिंपल और डायरेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, लिमिटेशंस की बात करें, वर्क ओनली फॉर रिलेटेड कंपाउंड्स। ऑब्वियसली हमने क्या बोला कि सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो जो रिलेटेड कंपाउंड है उसी के लिए वर्क करेगा, ये इसकी दिक्कत है। डज नॉट एक्सप्लेन वाई अ सब्स्टिट्यूएंट चेंजेस एक्टिविटी। हमें इसने ये नहीं बताया कि ये सब्स्टिट्यूएंट एक्टिविटी को चेंज क्यों कर रहा है ना, किस तरह से कर रहा है, नहीं बताया, बस बोला है कि कर रहा है। नीड ए लार्ज डेटा सेट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। हमें एक बड़ा सा डेटा सेट चाहिए अगर हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो, ताकि हमें पता लगे कि CS3 क्या कर रहा है एक्टिविटी के लिए, OH क्या कर रहा है। तो एक बड़ा सा डेटा सेट चाहिए ताकि हमें एक बेटर रिजल्ट मिल सके। तो ये बड़ा सा डेटा सेट होना भी एक तरह की लिमिटेशन है कि ये वही हमें चाहिए। हमें दिक्कत क्या है कि हमें एक तो ये चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हो ही नहीं पाएगा। तो एक तरह की कमी हो गई कि लार्जर डेटा सेट चाहिए यार, उसमें तो बहुत दिक्कत है, उसमें तो लार्जर डेटा सेट चाहिए। इस तरह से समझो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसके रिलेशनशिप है कि भैया ये हैंस से कैसे मिलता है, कैसे रिलेट करता है आपका ये हैंस एनालिसिस से। ठीक है, तो किस तरह से रिलेट करता है भाई आपका ये जो विल्सन है, ये हैंस से किस तरह से रिलेट करता है? सबसे पहले दोनों का गोल कॉमन है। क्या कॉमन गोल है? बोथ एम, दोनों का एक ही लक्ष्य है, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू डिजाइन बेटर ड्रग। जो भी केमिकल स्ट्रक्चर है, जो भी लीड कंपाउंड की केमिकल स्ट्रक्चर है, वो केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करती है। जो भी केमिकल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने देखा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, फिर CS3, फिर NO2, फिर HCl, है ना, Cl, कोई भी आपका हेलोजन कंपाउंड। तो ये जितने भी
केमिकल स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर जो है लीड कंपाउंड की, ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, इससे रिलेट कैसे करती है। ये जो हैंस एनालिसिस है, ये जो विल्सन एनालिसिस है, दोनों इसी बात के पीछे पड़े हुए हैं कि ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हैंक एनालिसिस एक्सप्लेन व्हाई एक्टिविटी चेंजेस। जैसे कि जो हैंक एनालिसिस था उसने ये बताया था कि ये जो एक्टिविटी चेंज हो रही है ये क्यों हो रही है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इन्होंने बताया था, जैसे लॉग पी के बेसिस पे, सिग्मा के बेसिस पे, है ना, इलेक्ट्रोस्टेट्स फैक्टर के बेसिस पे इन्होंने बताया था कि एक्टिविटी चेंज क्यों हो रही है। और विल्सन ने क्या बताया, सब्सटीट्यूएंट के बेसिस पे। दोनों ने बताया कि एक्टिविटी चेंज क्यों हो रही है हमारे लीड कंपाउंड की। हैंक्स ने किस पे बताया, हैंक ने बताया आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और विल्सन ने बताया आपके सब्सटीट्यूएंट के बेसिस पे कि कौन सा सब्सटीट्यूएंट लगाओगे तो एक्टिविटी आएगी और कौन सा सब्सटीट्यूएंट हटाओगे तो एक्टिविटी जाएगी। कौन सा सब्सटीट्यूएंट अच्छा है, कौन सा सब्सटीट्यूएंट अच्छा नहीं है। दोनों को हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हैंक एनालिसिस और विल्सन एनालिसिस को हमने साथ में यूज कर लिया, फिजिको केमिकल पैरामीटर और सब्सटीट्यूएंट का हमें साथ में पता लग गया, तो हमारा यहाँ पर बहुत ही बेटर एक्यूरेसी आएगा लीड कंपाउंड का। ठीक है, मतलब कि दोनों तरह की एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और हमारे यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि कौन सा पार्ट जरूरी है और कौन सी प्रॉपर्टी जरूरी है एक लीड कंपाउंड में, ताकि वो जाके बायोलॉजिकल टारगेट से अच्छे से जुड़ सके। तो ये यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ज़्यादातर में तो वही है कि बायोलॉजिकल टारगेट मतलब प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डॉकिंग ही डॉकिंग है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, रिजिड डॉकिंग है, फ्लेक्सिबल डॉकिंग है ना। फिर आपका वो हैंडमेड डॉकिंग था, मतलब खुद से ही हम कर रहे हैं मैनुअल डॉकिंग, जिसमें हमें बहुत परेशानी लग रही है, हम हज़ारों को ही कर पा रहे हैं, बहुत समय लग रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि डॉकिंग के बेसिस पे स्क्रीनिंग कैसे करें। फिर हमने देखा था कि डॉकिंग के बेसिस पे डी नोवो कैसे करें, नई ड्रग की सिंथेसिस कैसे करें। फिर बीच में क्यूएसएआर का स्ट्रक्चर है, क्यूएसएआर मतलब कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसका पूरा लेक्चर है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें फिजिको केमिकल पैरामीटर, एसएआर वर्सेस क्यूएसएआर, लिमिटेशन, एडवांटेज, सब कुछ है। उसके बाद फिर आपने देखा यहाँ पर फ्री विल्सन एनालिसिस। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। लास्ट में आते आते हमने दोनों को रिलेट भी कर दिया कि हैंस और फ्री विल्सन किस तरह से आपस में रिलेटेबल है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन या डेप्थ ऑफ बायोलॉजी वेबसाइट पे, तो जाइए विजिट करिए www.depthofbiology.com वेबसाइट, जहाँ पर आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।